हो सकती है? उम्मीदें काफी ज्यादा है, खासतौर पर टैक्स छूट कितनी बढ़ सकती है? देखिए, प्रणब बाबू जो है वो राजनीति जिसे कहते हैं कि काफी महारत रखते हैं और ये भी कहा जाता है कि वो अर्थ के राजनीतिक पंडित हैं। उन्हें मालूम है कि महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए रास्ते बहुत सीमित है, सप्लाई बढ़ाना संभव नहीं है। ऐसे में एक उपाय है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे दे दिया जाए, और पैसे देने का जो रास्ता है वो है कि इनकम टैक्स के मामले में क्या कुछ रियायतें दी जा सकती है। पहली जो बात कही जा रही कि 1,60,000 का जो सबसे निचला स्लैब है उसे बढ़ा करके 1,80,000 रुपए किया जा सकता है। इससे तकरीबन 1,500 रुपए जो है वो टैक्स फ्री इनकम के तौर पर आ सकते हैं। दूसरा ये है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत जो आप 1,00,000 रुपए तक निवेश करते हैं विभिन्न तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में, वो सीमा बढ़ाई जा सकती है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनकरेज हो और उनके पास टैक्स फ्री इनकम ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसका फायदा उनको मिल सके। तीसरी बात यह कि होम लोन जो लोग घर लेना चाहते हैं उनके लिए कई तरह की परेशानी इस वजह से आने लगी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, घर की लागत बढ़ गई है। तो अभी जो सीमा है कि 1,00,000 रुपए आप 80C के तहत और बाकी जो 1,50,000 रुपया एज एन इंटरेस्ट पेमेंट आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, वो सीमा बढ़ा दी जाए। 50,000 रुपए की अलग से सीमा 1,00,000 रुपए में जोड़ दी जाए, जिससे कि होम लोन लेने वाले जो हैं वो इनकरेज हो सके। एक और अहम मुद्दा है, जैसा मैंने आपको कहा था कि स्लैब 1,60,000 से बढ़ा करके 1,80,000 या 1,90,000 किया जा सकता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो सकती है। आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 30,000 रुपए तक जो है आपको टैक्स फ्री मिलता था, इनकम मिलता था, उसकी वापसी हो सकती है। ये सारे मेजर्स ऐसे हैं जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उससे निपटने में आसानी होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सप्लाई बढ़ाने का रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है। विशेष यानी आम लोगों को तो खुश करने की, टैक्स में राहत देने की पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री की काफी उम्मीदें हैं। क्या वहां पर टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होने की उम्मीद है? देखिए, इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। एक बात काफी हद तक तय है कि कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। जो 30% की जो एक कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वो उसमें शायद बदलाव होने के आसार नहीं। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि जो स्टिमुलस है उसके रोलबैक का जो पहला प्रोसेस है वो शुरुआत हो सकती है, और उसकी शुरुआत जो है वो एक्साइज ड्यूटी में 2% की बढ़त के साथ हो सकती है। इसे आप ये भी देख सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज चूंकि लागू करना है, चाहे वो इस फाइनेंशियल ईयर से हो चाहे वो अगले फाइनेंशियल ईयर से हो, उसके पहले जरूरी है कि एक्साइज ड्यूटी को आप रैशनलाइज करें। जो 8% का आपका जो मीडियन रेट है जिसमें लगभग 80% सामान आते हैं उसे बढ़ाया जाए, तो इसका मतलब होगा कि 10 या 12% तक जो है वो एक्साइज ड्यूटी जा सकती है। एक और बात आपको देखने को मिल सकती है जीएसटी की तैयारियों के रूप में, जो 8%, 12%, 14%, 16%, 20% की जो एक्साइज ड्यूटी की अलग अलग दरें हैं उसकी जगह पर एक रेट, सिंगल रेट जो है वो लाई जा सकती है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, एक और संभावना जो है कि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का यूनिफिकेशन कर दिया जाए। ये जीएसटी के लिए सबसे बड़ा प्रिकर्सर है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरतों को देखते हुए जो कस्टम ड्यूटी की पीक दरें हैं, जो हाईएस्ट रेट है, उसमें कमी की जा सकती है। 1% से लेकर के 1.5% का, अभी 10% का पीक कस्टम ड्यूटी रेट है, उसे घटा करके 9% या 8% पर लाया जा सकता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर है। तो कुल मिलाकर के अगर वित्त मंत्रालय की या वित्त मंत्री की सोच यूं कह लीजिए कि अगर आपको डायरेक्ट टैक्स के जरिए कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए आपको थोड़ा सा चोट लगे, और खासकर जब आप कार खरीदने की बात कर रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने की बात करें जिसकी बिक्री काफी बढ़ी है, वहां पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि अंत में सरकार को अपनी आमदनी का भी ख्याल रखना है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इस जानकारी